हाँ, तो ये था आधुनिक इतिहास में। उस दिन हम लोग पढ़े थे सूरत का विभाजन। उसके बाद की जो घटना हुई, उस घटना के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वो घटना हुई मार्ले मिंटो सुधार के रूप में 1909 में। इसी को भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है, 1909 का। ठीक है। तो संवैधानिक सुधारों की जो एक लंबी कड़ी थी, 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट के से शुरू हुई वो, और वो आके 1909, 1919, 1935 तक चली। तो उसी में 1909, ये इतिहास की क्रोनोलॉजी के आधार पे हम बता रहे हैं कि 1909 में जो भारतीय परिषद अधिनियम आया, उस वो क्या क्या विशेषताओं के साथ था। देखिए, जैसे कि बंगाल विभाजन हो गया। बंगाल विभाजन का एक उद्देश्य ब्रिटिश शासन का यही था कि सांप्रदायिकता का बढ़ावा दिया जाए, हिंदू मुस्लिमों में किसी तरफ फूट डाली जाए, और उसी का परिणाम बंगाल विभाजन हुआ। बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन आया। स्वदेशी आंदोलन के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना इसीलिए हुई कि कांग्रेस का एक प्रतिपक्षी, एक विरोधी खड़ा किया जाए जो मुसलमानों के हित में सोचे और कांग्रेस को एक हिंदूवादी संगठन बनाकर रखे। उसी के बाद के क्रम में ये मार्ले मिंटो सुधार की बात कही गई और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 आया। ठीक है। तो उस समय जो भारत सचिव था वो मार्ले था। ठीक है। भारत सचिव जो था वो मार्ले था, और जो वायसराय था वो मिंटो था। और उसके बाद अरुंडे समिति के आधार पर ये भारत परिषद अधिनियम 1909 का निर्माण किया गया। उसके बाद ये जो था, इसका उद्देश्य क्या था? उग्रवादी और क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि तीन गुट थे उस समय भारत में। एक उग्रवादी गुट, जिसके अग्रणी नेता थे तिलक जी, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, और अन्य लोग जो थे वो उग्रवादी धड़े से संबंध रखते थे। और क्रांतिकारी धड़ा था वो जो मार काट और अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करके स्वतंत्रता प्राप्ति की कोशिश कर रहा था। उस वो धड़ा जो था, उस वो सबसे बड़ी यही धड़ा था। और दूसरा उदारवादियों का धड़ा था। ठीक है। और तीसरा जो था वो मुस्लिमों का धड़ा था, जो मुस्लिम लीग के रूप में पनप रहा था। तो इसका सबसे 1909 के जो राष्ट्रवादी भारत परिषद अधिनियम था, उसका मेन उद्देश्य था कि उग्रवाद या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को किसी तरह बैलेंस करके इनको हटाया जाए। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो केंद्रीय विधान परिषद था, देखिए एक बात यहाँ से और समझ लीजिए कि अब जो है भारत में एक संसदीय प्रणाली का विकास हो गया। पहले की तरह अब अंग्रेज नहीं रह गए थे। अंग्रेज पहले की तरह अब क्यों नहीं रह गए थे? क्योंकि पहले तो अपने अनुसार ही किसी तरह कानून बना के वो लोग शासन करते थे, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस के द्वारा और कांग्रेस के मांगों को देखते हुए उन्होंने भारतीयों को परिषद में विधा चाहे वायसराय की कार्यकारिणी परिषद। कार्यकारिणी परिषद का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जैसे कार्यपालिका है, जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में काम करती है, मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में काम करती है प्रांतों में, उसी तरीके से उस समय वायसराय की परिषद थी, वो कार्यकारिणी थी। वही एक कार्यपालिका थी जो सरकार के रूप में काम करती थी। और उसी के अलावा एक दूसरी संस्था होती थी जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा जाता था, जो आज की संसद के रूप में होती थी। ठीक है। तो संसद के रूप में केंद्रीय विधान परिषद थी, और जिसमें 69 सदस्य थे, और 37 शासकीय और 32 अशासकीय सदस्य उसमें हुआ करते थे। ठीक। इस प्रकार जो परिषदें हुआ करती थी, उसमें केंद्र में भी परिषद थी, जो संसद थी, जिस तरीके से संसद थी जो हम बता चुके हैं कि केंद्रीय विधान परिषद थी, उसी तरह राज्यों में भी विधान परिषदें हुआ करती थी। तो उस समय के परिषदों के 4 प्रकार के सदस्य होते थे। एक पदेन सदस्य होता था। पदेन सदस्य जो अपने खुद कोई भी पद पा जाएगा अगर शासन में, वो पदेन सदस्य होगा। दूसरा मनोनीत, जिसको वायसराय मनोनीत कर देता था। ठीक है। वो भी सरकारी ही होता था। लेकिन तीसरा वो होता था जो मनोनीत होता था लेकिन गैर सरकारी था। और चौथा सदस्य निर्वाचित होता था। जैसे आज की तरह वोट डाले जाते थे, और वोट डाला जाता था, उस वोट डालने के बाद जो जीतता था उसी को निर्वाचित सदस्य कर दिया जाता था। उसके बाद तीसरा जो चुनाव है, तो जो चुनाव के लिए जो निर्वाचित सदस्यों के या चुनाव के लिए जो प्रणाली थी, वो व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधि प्रणाली बनाई गई थी। अर्थात
कि वही लोग संसद या केंद्रीय विधान परिषद या राज्य की विधान परिषदों में वही लोग आएंगे जो किसी व्यवसाय से संबंध रखते हैं, एक अच्छा खासा पैसा उसके पास हो, और दूसरा था सांप्रदायिक आधार पे प्रतिनिधित्व, जैसे मुसलमानों को इसी अधिनियम के द्वारा अलग से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक, देखिए अब जो ये जो क्या नाम से कि अधिनियम आया, उसमें क्या कहा गया। इसके पहले 1892 में एक अधिनियम आया था। उसमें क्या हुआ था कि सदस्यों की वृद्धि तो की गई, लेकिन उसमें चर्चाएं भी होती थी, लेकिन कुछ कमियां रह गई थी। उसी कमियों को दूर करने के लिए की कोशिश की गई कि बजट पर जो होता था उसमें चर्चा नहीं होती थी, लेकिन बाद में इस अधिनियम के द्वारा बजट पर चर्चा के लिए, विवेचना के लिए, चर्चा की या विवेचना के लिए अनुमति दी गई, और लोकहित के प्रश्नों पर आप चर्चा कर सकते थे। जैसे संसद में विधान परिषद जो थी, केंद्रीय विधान परिषद, उसमें आप चर्चा कर सकते थे। अनुपूरक प्रश्न, अब कोई सदस्य अगर कोई प्रश्न पूछ देता था तो उसका उत्तर दे रहा है अगर कार्यकारिणी सदस्य या कोई भी सदस्य, तो उसके बाद अगर कोई अनुपूरक प्रश्न पूछ दिया गया, क्रॉस क्वेश्चन जिसको कहा जाता था, तो उसका भी अब जवाब देना होता था। ठीक है, इसी प्रकार भारतीयों का प्रशासन और विधि निर्माण में भागीदारी बढ़ गई। इसी तरह भारतीयों की जो है प्रशासन और विधि निर्माण में भागीदारी बढ़ गई। अब भारतीय भी अंग्रेजी सरकार के साथ मिलकर प्रशासन और विधि के निर्माण में भागीदारी करने लगे। जैसे कि केसी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, केसी गुप्ता जो थे वो गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य बनाए गए। ठीक है, एसपी सिन्हा है ये, एसपी सिन्हा है ये, और सिन्हा जी, एसपी सिन्हा सिंह नहीं है, एसपी सिन्हा जी को गवर्नर जनरल के विधिक परिषद का विधिक सदस्य बनाया गया। ठीक है, परिषद का विधिक सदस्य बनाया गया। गवर्नर जनरल का जो बात है, ये गवर्नर जनरल नहीं कहा जाएगा, वायसराय कहा जाएगा, लेकिन वो गवर्नर जनरल और वायसराय दोनों ही था। ठीक है, जब वो क्या नाम से ऐसे है कि जब वो रानी का मतलब राजा का, इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करता था तो उसे वायसराय कहा जाता था। जब यहाँ का शासन करता था तो उसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। ठीक है, उसी के बाद संसदीय शासन व्यवस्था की भारत में शुरुआत हो गई। ठीक है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए जगह का आरक्षण किया गया। पृथक निर्वाचन बता दिया गया है। पृथक निर्वाचन वो निर्वाचन क्षेत्र होता था जहाँ पर मुस्लिम उठते थे, केवल मुस्लिम ही उठ सकता था और उसको केवल मुस्लिम ही वोट देते थे। ठीक है, उसी के कारण उसको पृथक निर्वाचन क्षेत्र कहा दिया गया। उदार निरंकुशता और सहयोग की नीति का अनुसरण किया गया। देखिए, इसमें उदार निरंकुशता की नीति अपनाई गई। अब मुसलमानों को शासन में भागीदारी देना, उनको आगे बढ़ाना, तो ये उदार निरंकुशता था। लेकिन एक दूसरा भी पहलू इसमें जुड़ा था कि जो शासन था उसमें उस तरीके की भागीदारी भारतीयों की नहीं थी जिस तरीके से होनी भी चाहिए। ठीक है, और गवर्नर जनरल को कुछ अभी अधिकार थे जो कि परिषद न चाहे, उसके जो मंत्री थे, परिषद जो होता था वो गवर्नर जनरल या वायसराय की परिषद जो होता था वो यही होता था कि उसके मंत्री होते थे, एक रूप से मंत्री होते थे, सलाहकार होते थे। अगर उस परिषद के लोग उस पर आनाकानी करें तो वायसराय को अभी भी अधिकार था कि वो किसी भी विषय पर अपना मत रख सकता था, अपना आदेश लागू कर सकता था। इसीलिए मिंटो ने कहा, जो ये शासन अधिनियम आया, जो मुसलमानों को आरक्षण मिला पृथक निर्वाचन का और ऐसे जो बातें हुई अन्य, तो उसमें मिंटो ने मार्ले को कहा कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, मतलब कि सांप्रदायिकता को हम बो रहे हैं, इसका फल भीषण होगा। ठीक है, ये कोटेशन कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक, इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं भाई।